नहीं हो गया। चलो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा पोर्शन है, समझने का भी है इसमें, और बहुत सारी चीजें देखते हैं ध्यान से। इंटरेस्टिंग बात पहले बात करा देते हैं, फिर इसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज कहाँ कहाँ होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान सुनना, बात बंद करना तुम। फॉरेंसिक साइंस में बहुत ज़्यादा यूज किए जाने वाली टेक्निक है। फॉरेंसिक साइंस आपने सीआईडी सीरियल वगैरह देखे होंगे, अगर तो उस सीरियल में ड्रामा करता है, लेकिन रियल में भी आपके फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट ऐसे ही क्रिमिनल को पहचानते हैं। ध्यान समझना, बहुत कुछ सीखने का है। पहली बात, अगर कोई भी घटना यहाँ पर हुई, कोई चोरी हो गई या कोई मर्डर हो गया या कोई भी दुर्घटना हो गई, और सस्पेक्टेड जब यहाँ पर मर्डर हुआ सपोज किसी का, तो कितने लोगों ने किया होगा, उसकी फैमिली से जब पुलिस आकर पूछती है तो उसके फैमिली वालों ने बोले इसके 5 दुश्मन थे। सपोज ये लोग झगड़ा हुआ था इसका, ये 5 लोगों से झगड़ा चल रहा है, इनमें से कोई एक हो सकते हैं। तो ये 5 लोगों में से कोई है या नहीं है, ये बात आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बता देगी कि ये 5 में से कोई क्रिमिनल है या नहीं है जिसने मर्डर किया है या जिसने चोरी की है, वो इनमें से कोई था या नहीं था, आपको मालूम चल सकता है इस टेक्निक के थ्रू। कैसे मालूम चलेगा, ध्यान समझना, 1 मिनट लगेगा। अगर कोई किसी को मारने आया, कोई मारने आया तो क्या बोलेंगे, लो भाई मुझे मार लो। हाँ तुमने फोकस करो, जितना आसान है उतना मसाले रहे वैसे आपको क्लास में। तो जब उसको कोई मारने आएगा तो ऑटोमेटिकली वो डिफेंड करेगा अपने लिए, डिफेंड करेगा। उस दौरान सामने वाले पे नाखून, हमारे पास नाखून जो होते हैं उस पे हमला करेंगे, सामने वाले को नोचा होगा, उसने किया होगा, हाथापाई होगी, दूसरा नाखून का यूज किया होगा कि नहीं किया होगा, मरने वाले इंसान ने डिफेंड करने के लिए, और नाखून का यूज किया होगा। तो सामने वाले को जब नाखून मारा होगा उसने, तो सामने वाले की कुछ स्किन, कुछ टिश्यू आपके उसके नाखून में आ गए होंगे कि नहीं आ गए होंगे, टिश्यू आ गए होंगे, टिश्यू के अंदर सेल होंगी कि नहीं होंगी, होंगी, सेल होगी, सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होगा कि नहीं होगा। मतलब जिस आदमी ने मारा है उसका डीएनए कहाँ मिल सकता है, मरे हुए इंसान के नेल्स में। तो जब भी फॉरेंसिक टाइम की जो टीम आएगी वो मरे हुए इंसान का नेल साफ करेगी, नेल्स के अंदर अगर स्किन के टिश्यू कुछ मिल गए तो उनको चेक करने की कोशिश करेगी, उनका डीएनए निकालेगी, उसको मैच करेगी किसके साथ, क्रिमिनल, जो सस्पेक्टेड क्रिमिनल थे उनके साथ। पहली चीज। दूसरा चीज, जब झगड़ा होता है तो बाल का टूटा टूटी बहुत होता है, बाल एक दूसरे को खींचने की आदत है हमारी, तो बाल का खींचाखाची भी हुआ होगा, वहां पे बाल गिरे होंगे, कुछ हेयर्स तो गिरे होंगे, हेयर फॉल हुआ होगा। और अगर एक भी बाल मिल गया तो बाल वो 2 ही लोग का हो सकता है, या तो मरे हुए इंसान का या मारने वाले इंसान का। जहाँ पे घटना हुई है वहां जो बाल गिरे हुए हैं 2 लोगों के होंगे, वहां पे बाल जो मिलेगा, हेयर्स मिलेगा, हेयर्स का ये पोर्शन जो ब्लैक वाला पोर्शन है वो डेड टिश्यू होते हैं, डेड सेल है, इससे कुछ नहीं मिलने वाला, आपको कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब झटके से बाल खींचा जाता है तो बाल के साथ उसकी रूट भी आ जाती है बाहर, और हेयर की रूट्स जो है वो लिविंग है, और लिविंग सेल है, इसलिए उसके अंदर जो फॉलिकल्स में जो सेल्स होगी उसमें न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में डीएनए होगा। तो हेयर की रूट से भी पता कर सकते हैं किसका बाल है। मेरे पास एक पड़ा हुआ बाल, ये देखो नीचे पड़ा हुआ है, ये बाल हम उठा ले और पता करें कि किसका है ये बाल। आप ही में से किसी का होगा, इस कमरे में है तो अब किसका है, अगर आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू मालूम कर सकते हैं कि ये पड़ा हुआ बाल किसका है, नीचे पड़ा हुआ है, मेरा है या आप में से किसी का है। मेरा नहीं है, इतना लंबा बाल नहीं था। समझ में बात। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वो टेक्निक है जो आपको बता सकती है कि हेयर्स किसका है, और अगर ये हेयर जब यहाँ घटना हुई वहाँ पे बाल पड़े हुए हैं तो ऑटोमेटिकली कोई सस्पेक्टेड पर्सन से अगर मैच कर गया, सस्पेक्टेड पर्सन मतलब यहाँ आया था, कंफर्म कर दिया ना, यहाँ आएगा तब तो उसके बाल गिरेंगे यहाँ पर, मतलब कंफर्मेशन कर दिया उसने कि सस्पेक्टेड पर्सन यहाँ पर आया था तो उसने ही मारा है। दुश्मन क्यों आएगा घूमने किसी के घर। और भी तरीके हैं, और तरीके क्या है, अगर उस सस्पेक्टेड पर्सन ने च्युइंगम खाई रही हो, गुटखा खाया रहा हो, पान खाया रहा हो, उसके बाद पान गुटखा च्युइंगम खा के थूक दिया हो कहीं पर, समझना ध्यान से। तो उस दौरान डांट नहीं खाना तो सुनना, उस दौरान इंटरेस्टिंग ऑलरेडी हम बढ़ा रहे हैं, आप लोग हंस सकते हो अंदर में, कितना मत हंसो कि डिस्टर्ब हो। तो जब भी आप ऐसा कुछ खाया होगा तो उसने थूका होगा, तो थूकने दौरान उसके चिक सेल कुछ आ गई होंगी, उस पर
च्युइंगम वगैरह खाने से हमारी चिक सेल कुछ ना कुछ च्युइंगम में लग जाती है। थूकने से, इवन थूकने से, सलाइवा में थूकते हैं ना, कुछ चिक सेल हमारी आ जाती है बाहर। इस तरह कुछ सेल वहां से आने के चांस होते थे। तो उसने थूका भी होगा, अगर किसी मर्डर करने के बाद घिन आई हो उसको, अगर खून देखकर थूका हो, तो थूकने के दौरान उसका चिक सेल भी वहां पर गिरा होगा, ठीक है ना। और चिक सेल भी वहां पे गिरा होगा तो उसकी वजह से भी, ठीक है, उसकी वजह से भी वहां पर चालू है ना, तो उसकी वजह से भी वहां पर उसकी सेल मिल सकती है उस मारने वाले इंसान की। इस तरह डिफरेंट सोर्स ऑफ, अगर उसका ब्लड गिर गया हो, मारने वाले का 2-4 बूंद खून गिर गया हो, झटके में भागने दौड़ने के दौरान कुछ ब्लड गिर गया हो, उससे भी ब्लड में अंदर भी सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर, क्लियर है। इस तरह आप कहीं से भी किसी भी सोर्स से, इनमें से कोई भी सोर्स अगर संदिग्ध आदमी छोड़कर गया होगा, इनमें से कोई भी बाल, खून, कोई टिश्यू, कुछ भी थूक कर गया, कुछ भी करके गया, उसकी मदद से आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से पहचान सकते हैं कि किसका है। पहला चीज। दूसरी जगह पे कहाँ पर यूज करते हैं? पैटर्निटी टेस्ट के लिए। अगर हॉस्पिटल में बच्चे बदल गए, कौन किसका बेटा है कंफर्म नहीं हो रहा है, कंफ्यूजन हो गया, अब कैसे पता चलेगा? कंफ्यूजन होने पर, डिस्प्यूट होने पर पैटर्निटी टेस्ट किया जाता है। तब उस कंडीशन पर हॉस्पिटल में बच्चे बदल गए हैं, मिक्स हो गए हैं, तो वहां पर पेरेंटल टेस्ट कर सकते हैं। इसी पेरेंटल टेस्ट चाहिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसलिए इसको डीएनए टेस्ट या पैटर्निटी टेस्ट या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट तीनों नाम से जानते हैं, यही है वो। या फिर आप क्लेम कर दिए, आप में से कोई भी क्लेम कर दिया कि मैं नरेंद्र मोदी का बेटा हूँ, उनकी सारी संपत्ति में मेरा अधिकार है, समझ में आ रही बात? कोई बात नहीं, क्लेम कर दिए कि नरेंद्र मोदी ने किसी को बताया नहीं है लेकिन मैं उन्हीं का बेटा हूँ, ठीक है ना। आपने क्लेम कर दिया उनके ऊपर कोर्ट पे जाकर कि मैं उनका बेटा हूँ और यही मेरा पिता है और मुझे संपत्ति नहीं दे रहे हैं, उनकी सारी संपत्ति में मेरा अधिकार भी होगा। बिल गेट्स के बेटे आपने अपने अनाउंस कर दिया, तो उस कंडीशन पे कोर्ट क्या करेगी? अगर आप अनाउंस कर रहे हैं तो 20 साल पहले जाकर तो नहीं देखेगी कि आप कैसे कहानी, तो सिंपल सा लॉजिक होगा, आपका पैटर्निटी टेस्ट कर देगी। आपकी मदर, जिसको अपने फादर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, उसका और उस बच्चे का, तीनों का आपका डीएनए टेस्ट होगा और उसके दौरान मालूम चल जाएगा कि ये इसका फादर है या नहीं है। कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में सिखाएंगे। अगर हम आपको बताएंगे क्वेश्चन कि ये इसकी माँ है, ये बच्चा है, तो पिता इसके कौन होंगे? 3-4 पिता बना देंगे, इनमें से पहचानना होगा, उनमें से एक पहचानना होगा कौन है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो पॉसिबल होगा तो आज की क्लास में, और ना नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करना पड़ेगा क्वेश्चन वाले इसके क्वेश्चन। आपको इसके फादर और मदर पहचानना है। कोई बच्चे का बता देंगे, बच्चे का डीएनए ये है, उसकी मदर या फादर में किसी एक का बताएंगे और एक का पूछेंगे कौन है, ठीक है ना। तो आप पहचान पाएंगे डायग्राम से। तो ये सब कुछ इसका एप्लीकेशन ने बता दिया, बहुत सारा एप्लीकेशन। स्टार्ट करें अब। तो एक इसके हिस्ट्री और बैकग्राउंड एक मिनट और सुन लेते हैं, तो स्टार्ट करते हैं आपकी एनसीईआरटी की लाइन। हिस्ट्री ये है कि इसकी खोज, पहली वाली टेक्निक की खोज एलेक्स जेफरी नाम के साइंटिस्ट ने की थी। किसने? एलेक्स जेफरी एक साइंटिस्ट थे। सुनो इधर पे, एलेक्स जेफरी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की डिस्कवरी की थी। सब मिलेगा आपको एनसीईआरटी में, बाद में ढूंढना, पहले सुनो, अभी कहानी चल रही है अभी। एलेक्स जेफरी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की डिस्कवरी की थी। पूरा दुनिया उनकी ही टेक्निक को मानता है, लेकिन हमारे इंडिया में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने वाले, खोज डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट नाम था डॉक्टर लालजी सिंह। डॉक्टर लालजी सिंह, इनकी टेक्निक को हम इंडिया में अपनाते हैं। एलेक्स जेफरी की टेक्निक हमारे इंडिया में यूज नहीं होती, पूरे वर्ल्ड में यूज होती है। एलेक्स जेफरी की टेक्निक सबसे पहले एलेक्स जेफरी ने खोजा था, लेकिन हमारे इंडिया में हम कौन सी टेक्निक अपनाते हैं? डॉक्टर लालजी सिंह की दी हुई टेक्निक। डॉक्टर लालजी सिंह ने कब दिया था? जब वो स्टूडेंट थे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्टूडेंट थे, वो पीएचडी कर रहे थे वहां पर। स्नेक के ऊपर पीएचडी कर रहे थे, स्नेक का जेंडर बचाना थे, लड़का है लड़की है। तो स्नेक के ऊपर वो सेक्स डिटरमिनेशन पे अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उसी दौरान उनको कुछ सैटेलाइट डीएनए के बारे में पता चला, वहां पे मालूम चला, और उन्होंने टेक्निक डेवलप कर दी, और वही टेक्निक हम आज भी यूज करते हैं। जो टेक्निक उन्होंने यूज की थी उस समय सेक्स डिटरमिनेशन करने के लिए स्नेक के, डॉक्टर लालजी सिंह ने, वही टेक्निक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आज भी होती है। तो इंडियन फादर ऑफ, पूछा जाए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के इंडियन फादर कौन है? डॉक्टर लालजी सिंह। और इंडिया ना लगाए तो एलेक्स जेफरी। चलेगा? आपको एक क्वेश्चन और बन सकता है, डॉक्टर लालजी सिंह के बारे में एक और लाइन जान लो। डॉक्टर लालजी सिंह इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन जो है आपका हैदराबाद में, इसका नाम है CCMB। फुल फॉर्म आपको बताना है।
आपके एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं दिया हुआ हमने देखा है एक बार। CCMB इस चैप्टर में नहीं है, इस चैप्टर में नहीं, किसी और चैप्टर में लिखा है। अरे यार CCMB हैदराबाद का एक लैब है। सेंट्रल उसकी में हाँ सेंट्रल है, ये है, सेल भी है, मॉलिक्यूलर भी है, बायोलॉजी भी है। सेल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब सही कॉम्बिनेशन देख लेना है ना, हमने बता दिए कुछ वर्ड, सेल भी है, सेंट्रल भी है, मॉलिक्यूलर भी है और बायोलॉजी भी है। अब फुल फॉर्म अच्छे से निकाल लेना, सेंट्रल सेल ऑफ मॉलिक्यूलर ठीक है, अच्छे से देख लेना, सही कॉम्बिनेशन नहीं है। तो CCMB इंस्टीट्यूट हैदराबाद में वन ऑफ द बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट में से एक है, सेल बायोलॉजी का और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का वन ऑफ बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है आपके हैदराबाद में। कभी आपको मौका मिलेगा जाने का अंदर जरूर जाइएगा। CCMB बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ के डायरेक्टर भी रहे हैं ये। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का नाम जानते हैं BHU का, BHU के वाइस चांसलर भी बाद में बने, वहाँ के स्टूडेंट भी रहे हैं और वहाँ के वाइस चांसलर जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है यूनिवर्सिटी की, उस पोस्ट में भी रहे हैं, ठीक है। और शायद लास्ट ईयर, लास्ट के 1 ईयर पहले ही शायद इनका डेथ हुआ, शायद कंफ्यूज है, क्यों नहीं करें, फुल भी है डेट की नहीं है, ठीक है। अभी 2-4-5-6 साल पहले ये वाइस चांसलर थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के, हम जाकर उनसे मिले थे उस समय 5-6 साल पहले। उस समय वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अच्छे वाइस चांसलर थे, वाइस चांसलर थे उस समय जब हम उनसे मिले थे, ठीक है। अब वो शायद है भी कि नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, हमको शायद लगता है कि शायद नहीं है, ठीक है, पता कर लेना। और गए भी होंगे तो 2 साल पहले ही गए, 2-3 साल के अंदर में। तो डॉक्टर लालजी सिंह आप समझ में आ गए कौन है। अब हम आपका एनसीईआरटी का पोर्शन स्टार्ट करते हैं, जो आपको इम्पोर्टेंट है उस पोर्शन पे चलते हैं। ये सब कहानी थी, ठीक है ना, एप्लीकेशन था इसका। अब हम स्टार्ट करते हैं आपका बुक। पहली लाइन आपकी बुक में कहता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जब बात करेंगे तो हम सबका डीएनए 99.9% सेम है, सभी का। पहली लाइन कहती है हम सभी का डीएनए 99.9% सेम है, सिर्फ डिफरेंस हमारे डीएनए में कितने परसेंट का है, सिर्फ इतना सा डिफरेंट है, वरना हर किसी का डीएनए इतना सेम है 99.9%। अगर हम बात करें ह्यूमन के जीनोम की, ह्यूमन के जीनोम में लगभग कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 8 into 10 की पावर अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली बात करें तो 3 पॉइंट कुछ और जाएगा, 0.5 चलेगा। तो 3 into 10 की पावर 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स हमारे बॉडी में है। तो बताइए कितने परसेंट सेम होंगे और कितने परसेंट, कितने न्यूक्लियोटाइड सेम होंगे, कितने डिफरेंट होंगे, क्वेश्चन मार्क एनसीईआरटी से लिख के छोड़ दी। समझ गए क्या बोली, 99.9% सेम है और 0.1% डिफरेंट है। तो निकाल लेना 10 बिलियन का 0.1% कितना आता है। बड़ा आसान, 1 मिनट का क्वेश्चन है, उतना हार्ड नहीं है। 0.1 3 मिलियन लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका 0.1% निकाल दो तो कितना हो जाएगा, 1% कितना हो जाएगा, ये रहा 1% और ये रहा 0.1%। अच्छा समझ गए, 3 into 10 की पावर 6 लिखा हुआ है। ये कितने न्यूक्लियोटाइड हमारे अलग हैं एक दूसरे से, समझ में आई बात, अलग पहचानना है, कितने अलग हैं हमारे, कितने न्यूक्लियोटाइड डिफरेंट है, सेम कितने हैं, माइनस कर दो उसमें से, पूरे में से 3 बिलियन माइनस इतना आ जाएगा। कैलकुलेशन समझ गए, हाँ 3000 हाल है जी। 99.9% कितना होगा जब 0.1% इतना है तो, पीटेंगे तुम लोग को, कोई बात नहीं, बच जाओ। मिलियन में आएगा जो भी होगा डाटा, मिलियन बिलियन में होगा, ठीक है ना, मिलियन बिलियन में ही होगा, बिलियन में ही डाटा होगा, जो भी होगा बिलियन में होगा, 2 बिलियन। देख लेना, इतनी सी बात कर रहे हैं कि हमारी बॉडी में और आपकी बॉडी में न्यूक्लियोटाइड कितने परसेंट सेम है, 99.9% सेम है। डिफरेंस कितना है, मात्र 0.1 का, और इतना 0.1% का डिफरेंस होने की वजह से कितना डिफरेंस आ गया, 0.1% कितना बनकर आ गया सामने में, कितना बड़ा डाटा बनकर आ गया। इतने डिफरेंस है हमारे, इतने न्यूक्लियोटाइड डिफरेंट है हम सबके बॉडी में, और इन्हीं डिफरेंस की वजह से हम सभी एक दूसरे से अलग दिखते हैं। हम सभी एक दूसरे से यूनिक क्यों है, हर ह्यूमन यूनिक है, कोई किसी के जैसा नहीं है। क्यों, ये डिफरेंस की वजह से
0.1% का जो डिफरेंस है, या इसको कैलकुलेटर में लिख दिया है 3 × 10⁻6 बेस पेयर का डिफरेंस है, इसकी वजह से तो ये लिखता है, यही डिफरेंस कैसे लिखता है, डिफरेंस इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए के सीक्वेंस में डिफरेंस होने की वजह से यूनिक इन देयर फिनोटाइप अपीयरेंस, हम फिनोटाइप अपीयरेंस में अलग है एक दूसरे से, किस वजह से, हमारे सीक्वेंस अलग है। कितने परसेंट सीक्वेंस अलग है? 0.1% ओनली। इसलिए अब एम क्या था, एम टू फाइंड आउट द जेनेटिक डिफरेंस। हमारा एम क्या था, जेनेटिक डिफरेंस को पहचानना। एम टू फाइंड आउट द जेनेटिक डिफरेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल के बीच में कितना डिफरेंस है वो समझना, वो पहचानना, या पॉपुलेशन में जितने भी इंडिविजुअल है उनमें आपस में क्या डिफरेंस है इसको पहचानना, ये एम था ये फिंगरप्रिंटिंग का। अगला कहता है, अगर हम आपका और आपका डीएनए मैच कराने जाएं तो आपके बॉडी में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, 3 × 10�9। इसके बॉडी में भी इतने। कितना पैसा खर्चा होगा पूरे का सीक्वेंसिंग करने जाए, आपके पूरे डीएनए की सीक्वेंसिंग करें जीनोम की, 9 बिलियन डॉलर, 9 बिलियन यूएस डॉलर लगेगा, टाइम भी लगेगा। क्या पॉसिबल है हर किसी का पता ऐसे निकाल लेगा कि सीक्वेंसिंग करें और फिर मैच करें एक दूसरे से? नहीं, बहुत टाइम टेकन प्रोसेस होगी, बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस होगी, इसलिए और पॉसिबल भी नहीं है इजीली। इसलिए हर इंडिविजुअल का सब कुछ मैच किया जाता है एक दूसरे से नहीं। तो करेंगे क्या, हम कंपेयर करें और आप बताएं डीएनए का, आपके बॉडी का डीएनए सीक्वेंस निकालें और इसका सीक्वेंस निकालें और मैच करें इतना सारा सीक्वेंस, तो बहुत टाइम टेकन लगेगी। जबकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत ही इजी, क्विक रिस्पॉन्स करने वाली टेक्निक है, बहुत ही सस्ती टेक्निक है, तुरंत इससे रिजल्ट 1-2 घंटे में आपको मालूम चल जाता है कि ये इसका फादर है या नहीं है, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत इजी है एज कंपेयर टू डीएनए सीक्वेंसिंग की तुलना में, बहुत इजी और बहुत ही लेस एक्सपेंसिव टेक्निक है। इसमें करते क्या है, तो समझते हैं। इसको समझने के लिए एक बात समझते हैं। आपका डीएनए पता है, डीएनए एक लंबा सा डीएनए है आपका, इस डीएनए में जीन होंगे ना? जीन मतलब कौन सा पार्ट, स्ट्रक्चरल जीन बोला है। डीएनए है आपका लंबा सा, ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। इसमें कहीं पर जीन होंगे कि सभी जीन है, पूरे जीन है नहीं, कोई एक कहीं पर स्ट्रक्चरल जीन होंगे जहां से आरएनए बनता होगा, आरएनए से प्रोटीन बनता होगा। जितने सेगमेंट से आरएनए और प्रोटीन बनता है उसे जीन कहते हैं। सपोज यहाँ पे है जीन, सपोज यहाँ पर है जी स्ट्रक्चरल जीन, यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन है, यहाँ पर है, सपोज है कहीं पर, पूरे में नहीं होगा, कुछ जगह होगा, कुछ जगह नहीं होगा। तो आपका डीएनए जो है मात्र 2% इसका जीन वाला पार्ट है, बाकी 98% तो आपका नॉन कोडिंग पार्ट है। ये नॉन कोडिंग मतलब इससे कुछ कोड नहीं होता, यहाँ पर वो वाला मतलब नहीं है जो वहाँ पर समझाए थे। तो इसका मैक्सिमम पोर्शन कैसा है जिससे कुछ कोड नहीं होता, कुछ आरएनए और प्रोटीन नहीं बनता, थोड़ा सा ही पोर्शन ऐसा है जिससे आरएनए और प्रोटीन बनता है, कोड करता है। तो कुछ पोर्शन ही कोडिंग वाला पोर्शन है, आरएनए कोडिंग पार्ट है, बाकी सारा नॉन कोडिंग पार्ट है आरएनए का। समझ में आ रही बात? तो आपकी बॉडी में लगभग कितने जीन है, 30,000 के आसपास, पढ़ाई थे कल की क्लास में। 30,000 जीन है आपकी बॉडी में। ये हमारी बॉडी में 30,000 जीन है, ऑलमोस्ट सबकी बॉडी में लगभग सेम है, थोड़ी बहुत अलग हो सकते हैं, ऑलमोस्ट सेम है। कौन सा पोर्शन सेम है, कोडिंग वाला, जीन वाला, जिससे आरएनए और प्रोटीन बनना है, वो लगभग सबका सेम होता है। क्लियर इतनी सी बात? बाकी इसके अलावा आलतू फालतू पार्ट पोर्शन है कि नहीं है? है। आलतू फालतू पोर्शन जो है इसमें, वहां पर बहुत सारे सीक्वेंस होते हैं। और कैसे होते हैं, रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं। रिपीटेड सीक्वेंस मतलब एक ही सीक्वेंस बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। जैसे सपोज कोई सीक्वेंस लेते हैं TAGAC सपोज ये कोई सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस बार बार आ रहा है आपके डीएनए में। ये आया, एक बार लिखा, फिर थोड़ी देर के बाद फिर आ गया, फिर आ गया, फिर आ गया, फिर आ गया, बार बार रिपीट हो रहा है। ये TAGAC देख रहे हो, TAGAC सपोज एक सीक्वेंस है, कुछ भी ले सकते हो यहाँ पर, ऐसे याद नहीं करना है इसको। कोई भी एक सीक्वेंस आपके डीएनए में बार बार रिपीट हो रहा है, उसका कुछ मतलब नहीं है, कोई जीन को कोड नहीं कर रहा, आलतू फालतू है। तो कौन सा डीएनए कहेंगे, रिपीटिव डीएनए, या रिपीटिव सीक्वेंस कहेंगे। कौन सा बोलेंगे, रिपीटिव। तो आपको ये लाइन सुनते हैं, पढ़ते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने के लिए हम आइडेंटिफाई करते हैं, किसको आइडेंटिफाई करते हैं, डिफरेंस इन सम स्पेसिफिक रीजन। कुछ रीजन सेलेक्ट करते हैं, पूरा डीएनए का नहीं करते सीक्वेंसिंग, कोई पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करते हैं जहां पर डीएनए सीक्वेंस कैसे हो, बार बार रिपीट हो रहे हो, रिपीटेटिव डीएनए हो। जहां पर कौन सा एरिया सेलेक्ट करेंगे, रिपीटेटिव डीएनए जहां पर हो।
बिकॉज इनको रेपिटेटिव डीएनए क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए होता है जो बार बार रिपीट होता है, मेनी टाइम्स रिपीट होता है। किसी की बॉडी में ये सीक्वेंस 2 बार रिपीट हुआ, किसी में 4 बार, किसी में 5 बार, किसी में 6 बार। इसकी गिनती अलग अलग हो सकती है रिपीट होने की। मान लो आपकी बॉडी में 5 बार रिपीट होता है ये सीक्वेंस आपके डीएनए में, इसकी बॉडी में 15 बार रिपीट हो रहा है। डिफरेंस है कि नहीं है? तो ये अलग अलग सभी की बॉडी होता है। तो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या पूरा डीएनए देखते हैं या सर्टेन पार्ट देखते हैं? इसका कौन सा पार्ट देखते हैं? जहाँ पर रिपीटेटिव सीक्वेंस हो। कौन सा पार्ट? रिपीटेटिव सीक्वेंस हो, वहां पर उस पार्ट को देखें। रिपीटेटिव डीएनए जहाँ पर हो उस पार्ट को देखेंगे। रिपीटेटिव डीएनए को क्यों बोले? क्योंकि ये डीएनए सीक्वेंस जो है बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए इसको रिपीटेटिव डीएनए बोलते हैं। आगे चल सकते हैं। These repetitive DNA are separated from the bulk genomic DNA। इसको पहला काम करना पड़ेगा, बल्क जीनोमिक डीएनए से अलग करना पड़ेगा। इसको अलग करना पड़ेगा कहाँ से? मेन डीएनए बहुत बड़ा है, ह्यूज अमाउंट का है ना, ह्यूज अमाउंट का डीएनए है मेन डीएनए, मेन जीनोमिक। उसको हैंडल करना आसान है क्या? उसकी सीक्वेंसिंग करना आसान है क्या? तो मेन डीएनए से उसको अलग करना होगा। तो क्या बोलता है? लाइन पढ़ते हैं। These repetitive DNA are separated from बल्क जीनोमिक डीएनए, उससे अलग होंगे। अब इसको करने का तरीका क्या है? इसको अलग करने का तरीका क्या है? तो देखेंगे, इसको करेंगे डिफरेंस पीक ड्यूरिंग। इसका अलग अलग पीक आएगा। कौन सी टेक्निक करेंगे? टेक्निक का नाम याद कर लो, अंडरलाइन कर लो। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। इस मशीन में डालेंगे। टेक्निक का नाम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। जब डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे हम तो 2 तरह के पीक मिलेंगे। एक बड़ा सा पीक मिलेगा और छोटा पीक मिलेगा। बड़ा पीक किस चीज के लिए मिलेगा? बल्क जीनोमिक डीएनए के लिए, मेन डीएनए के लिए। और एक छोटा सा पीक मिलेगा, वो उसको बोलेंगे सैटेलाइट डीएनए के लिए। 2 तरह के पीक मिलेंगे। रिपीट कर रहा हूं मैं, जब हम प्रोसेस करेंगे कौन टेक्निक में डालेंगे डीएनए को? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। अगर हम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो 2 तरह के पीक मिलेंगे। एक बड़ा पीक मिलेगा और एक छोटा पीक मिलेगा। बड़ा पीक किसको इंडिकेट करेगा? अगर आपको 2 पीक दिखा रहे हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट का रिजल्ट दिखा रहे हैं आपको, ये 2 पीक दिखाई दिए, सब कुछ पीक बना रहे, पीक ऐसे ही होता है ना। तो हाँ, ग्राफ का। तो जब हम देखेंगे 2 पीक दिखाई देंगे, बड़ा वाला पीक किसको लिए इंडिकेट करेगा? यहाँ पर पूछा जाए किसका है? बल्क जीनोमिक डीएनए का है, बल्क जीनोमिक डीएनए का। और ये छोटा वाला सैटेलाइट। समझ में आ रही बात? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद 2 पीक मिलेंगे हमें। एक बड़ा पीक मिलेगा बल्क डीएनए का और छोटा वाला पीक जो होगा वो सैटेलाइट डीएनए का। कोई दिक्कत इतनी सी बात? अब बोलता है सैटेलाइट डीएनए कितने तरह के हो सकते हैं? सैटेलाइट डीएनए भी कई तरह के हो सकते हैं। सैटेलाइट डीएनए किस आधार पर अलग अलग तरह के होते हैं? तो देखिए 3 चीजों को देखकर, उसमें AT सीक्वेंस ज्यादा है या GC सीक्वेंस ज्यादा है, मतलब उसका कंपोजिशन देखेंगे। पहली बात उसको क्या देखेंगे? कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब एडेनिन